आज मैं वो कराने जा रही हूँ रीनल सर्कुलेशन। सो रीनल सर्कुलेशन की इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ब्लड वेसल्स ऑफ किडनीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू फैसिलिटेट द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। जो हमारी किडनी के ब्लड वेसल्स है ना, वो हाईली स्पेशलाइज्ड है ताकि वो क्या कर सके, नेफ्रॉन्स के फंक्शन को फैसिलिटेट कर सके, ताकि यूरिन का फॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए? यूरिन का फॉर्मेशन हो जाए। तो जो हमारा ब्लड वेसल है किडनी का, वो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है नेफ्रॉन के फंक्शन को, ताकि क्या हो? यूरिन फॉर्मेशन हो। अब अडल्ट के अंदर क्या है? ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशंस दोनों किडनी जो होती है वो रिसीव करती है 1300 ml ऑफ ब्लड पर मिनट और अबाउट 26% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। जो अडल्ट के अंदर हमारी दोनों किडनीज हैं वो 1300 ml ऑफ ब्लड रिसीव करती है और 26% कार्डियक आउटपुट। ठीक है, 1300 ml ऑफ ब्लड रिसीव करती है पर मिनट। ठीक है, और कितना कार्डियक आउटपुट? 26% कार्डियक आउटपुट। मैक्सिमम ब्लड सप्लाई टू किडनीज हैज गेट द फंक्शनल सिग्निफिकेंस। जो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है किडनी का, उसको क्या मिला है? फंक्शनल सिग्निफिकेंस मिला। हैज़ गोट द फंक्शनल सिग्निफिकेंस। रीनल आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है ब्लड को टू द किडनीज तक ब्लड को सप्लाई करती है रीनल आर्टरी। ठीक है, सीधी सी बात मैंने क्या बताया इंट्रोडक्शन में? मैंने बताया कि जो रीनल सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है। मैं रीनल सर्कुलेशन की बेसिकली बात कर रही हूँ, उसकी इंट्रो की। सो ब्लड वेसल जो होता है किडनी का, वो क्या होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। हमारी किडनी का जो ब्लड वेसल होता है वो क्या करेगा? नेफ्रॉन की जो फंक्शन है उसको फैसिलिटेट करेगा ताकि यूरिन का फॉर्मेशन हो। फिर मैंने क्या बताया कि 1300 ml ब्लड जो है दोनों किडनी रिसीव करती है पर मिनट। कितने परसेंट कार्डियक आउटपुट पे? 26% कार्डियक आउटपुट पे। मैक्सिमम जो है हमारी जो रीनल आर्टरी, सबसे पहली बात तो रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड किसको सप्लाई करती है? किडनी को सप्लाई करती है। और मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जो किडनी को होता है उसको फंक्शनल सिग्निफिकेंस मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीनल ब्लड वेसल्स की। सो रीनल आर्टरी अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा से रीनल आर्टरी डायरेक्टली अराइज होती है एंड एंटर्स द किडनी थ्रू द हाइलस। रीनल आर्टरी जो होती है वो हाइलस के थ्रू किडनी में एंटर करती है। वाइल पासिंग थ्रू रीनल साइनस द रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू मैनी सेगमेंटल आर्टरीज। अब जैसे ही रीनल आर्टरी जो है वो रीनल साइनस से पास करती है तो बहुत सारी सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड कर जाएंगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि जो रीनल आर्टरी है वो डायरेक्टली किससे अराइज होगी? सबसे पहला पॉइंट कि ये अराइज होगी एब्डोमिनल अयोटा से, फिर ये किडनी में एंटर करेगी थ्रू हाइलस। रीनल आर्टरी जो होती है एब्डोमिनल अयोटा से अराइज करेगी, किडनी में एंटर करेगी थ्रू हाइलस। उसके बाद रीनल आर्टरी जो होती है वो रीनल साइनस के अंदर, रीनल साइनस के थ्रू जो होगा, अब वो क्या करेंगी? रीनल साइनस के थ्रू सेगमेंटल आर्टरीज में, बहुत सारी सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड कर जाएंगी। फिर हम लोग सेगमेंटल आर्टरी होता क्या है बेसिकली उसकी बात करते हैं। अब सेगमेंटल आर्टरी सब डिवाइड किस में करती है? इंटरलोबार आर्टरीज में। फर्दर अगर हम लोग बात करें सेगमेंटल आर्टरीज की, तो सेगमेंटल आर्टरीज इंटरलोबार आर्टरीज में डिवाइड करती है। अब इंटरलोबार आर्टरी होता क्या है बेसिकली? सो बेसिकली हमारा इंटरलोबार आर्टरी पास करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स मैंने आपको किडनी में दिखाए थे कल, जैसे यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे ये मेरे पास मेडुलरी पिरामिड्स थे, ये मेरे पास कॉर्टिकल रीजन था, ये मेरे पास मेडुलरी पिरामिड्स है। अब मेडुलरी पिरामिड्स के जो बीच में है ना, बीच में इंटरलोबार आर्टरी पास करती है। एट द बेस ऑफ द पिरामिड, पिरामिड का जो बेस है इट टर्न्स एंड रन्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द पिरामिड फॉर्मिंग आर्कुएट आर्टरी। अब इंटरलोबार आर्टरी फर्दर आर्कुएट आर्टरी बनाएगी। वो कैसे बनाएगी? क्योंकि वो टर्न कर जाएगी और रन कर जाएगी पैरेलल टू द बेस। बेस के जो पैरेलल है वहाँ पे टर्न करके रन कर जाएगी बेस के पैरेलल, पिरामिड के बेस के पैरेलल, और आर्कुएट आर्टरी बना देगी। सीधी सी बात मैंने क्या बताई आपको? मैंने आपको बताया, ये 3 आर्टरीज दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जो रीनल आर्टरी है वो एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज करती है। रीनल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है? किडनी में कहाँ से एंटर करती है? थ्रू द हाइलस। फिर रीनल आर्टरी रीनल साइनस के थ्रू सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड करेगी, फिर सेगमेंटल आर्टरी फर्दर इंटरलोबार आर्टरी में डिवाइड करेगी, फिर इंटरलोबार जो है वो आर्कुएट में कैसे बन जाएगी? जब इंटरलोबार आर्टरी वो मेडुलरी पिरामिड्स के बेस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आर्कुएट आर्टरी बना देगा। इंटरलोबार आर्टरी कहाँ पास करेगा? मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये देखो, ये मैं आपको बता रही थी ना कि ये देखो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में इंटरलोबार आर्टरी जो होती है वो पास करती है। ये होगी हमारे पास इंटरलोबार आर्टरी। ये देखो ये टर्न करेगी यहाँ पे,
क्योंकि बेस के पैरेलल होना है इसने। फिर उसके बाद मैंने आपको कौन सी आर्टरी बताई थी, मैंने आपको सेगमेंटल आर्टरी बताई थी। सेगमेंटल आर्टरी क्या होती है, सेगमेंटल आर्टरी मैंने बताया था कि इंटरलोबार आर्टरी के अंदर डिवाइड हुई पड़ी है, ये देखो है ना। और एक और बताई थी मैंने आपको कौन सी, रीनल आर्टरी बताई थी। अब रीनल आर्टरी ये वाली आर्टरी है जो कि रीनल साइनस के थ्रू जाएगी और सेगमेंटल आर्टरीज पे डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आर्कुएट आर्टरी क्या होती है। आर्कुएट आर्टरी जो मैंने बताया था ना, इंटरलोबार आर्टरी आगे जाके आर्कुएट आर्टरी बना रहा है। अब आर्कुएट आर्टरी बेसिकली होता क्या है, गिव्स राइज टू इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोबार से तो आर्कुएट आर्टरी बन रही है और आर्कुएट आर्टरी फर्दर जो है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज को गिव राइज कर रहा है। ये देखो, ये हमारे पास कौन सी है, देखो ये आर्कुएट आर्टरी होगी मेरे पास, ये वाली आर्कुएट आर्टरी है ना। तो ये आर्कुएट आर्टरी होगी जो आगे जाके इंटरलोब्यूलर आर्टरी को गिव राइज कर रही है, मतलब इंटरलोब्यूलर आर्टरीज बना रही है। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरीज होता क्या है, रन थ्रू द रीनल कोटेक्स परपेंडिकुलर टू द आर्कुएट आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो होता है वो आर्कुएट आर्टरी के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये कहाँ पे रन करेंगी थ्रू द रीनल कोटेक्स। इंटरलोब्यूलर आर्टरी रीनल कोटेक्स के थ्रू रन कर रही है, देखो ये रीनल कोटेक्स ही है, इसके थ्रू रन कर रही है, ये वाला रीनल कोटेक्स हो गया, इसके थ्रू रन कर रही है, लेकिन परपेंडिकुलर है किसके, टू द आर्कुएट आर्टरी। numerous afferent arteriole arise from each interlobular artery, numerous afferent arterioles arise। देखो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, ये हमारे पास हो गया एफरेंट आर्टेरियोल जो इंटरलोब्यूलर से अराइज हो रहा है। इंटरलोब्यूलर से न्यूमरस एफरेंट आर्टरीज अराइज हो रही है। अब एफरेंट आर्टेरियोल होता क्या है, तो बेसिकली एफरेंट आर्टेरियल जो होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ नेफ्रॉन वाले चैप्टर में, या ग्लोमेरुलर एपरेटस में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत जिक्र किया था इस बात का कि एफरेंट आर्टेरियल जो है ये बोमेस कैप्सूल में एंटर करके क्या बना देगा, कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना देगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियल डिवाइड कर जाएगा 4 से 5 लार्ज कैपिलरीज में डिवाइड कर जाएगा। 4 से 5 किस में डिवाइड कर जाएगा, लार्ज कैपिलरीज में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब मैं बात करती हूँ किसकी, लार्ज कैपिलरी की। अब लार्ज कैपिलरी डिवाइड करेंगी स्मॉल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और जो आगे चल के लूप्स बना देगी। लार्ज कैपिलरीज किस में डिवाइड करी, स्मॉल कैपिलरीज में। स्मॉल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आगे चल के क्या बना देंगी, लूप बना देंगी। फिर लूप जो है वो आगे चल के क्या बना देंगे, लूप जो है वो यूनाइट करके इफरेंट आर्टेरियल बना देंगे। इफरेंट आर्टेरियल जो होता है वो क्या करेगा, मोमेंट्स कैप्सूल को लीव कर देगा। सीधी सी बात है, लार्ज कैपिलरी जो है वो स्मॉल कैपिलरी में डिवाइड करिए। स्मॉल कैपिलरी जो होती है वो लूप्स बनेगी, लूप्स जो है वो क्या करेंगे, लूप्स यूनाइट करके इफरेंट आर्टेरियल बनाएंगे, और इफरेंट आर्टेरियल क्या करेंगे, बोमेंस कैप्सूल को लीव कर देंगे। अब इफरेंट आर्टेरियल जो होता है वो सेकंड कैपिलरी नेटवर्क बना रहा है जिसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इफरेंट आर्टेरियल का काम क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाना, जो कि किसको सराउंड करता है, ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन को सराउंड करता है। Thus, the renal circulation form a portal system by the presence of two sets of capillaries, namely glomerular capillaries and peritubular capillaries। अब जो renal circulation जो है वो portal system बनाएगा दो कैपिलरीज मिलके, एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मैंने अभी बताया क्या होता है, सेकंड कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द इफरेंट आर्टेरियल, सेकंड कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म बाय द इफरेंट आर्टेरियल कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन को सराउंड करता है। और glomerular capillaries and the peritubular capillaries are the two capillaries which forms the renal circulation में, जो कि पोर्टल सिस्टम फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा की बात करते हैं। अब एक होता है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक होता है हमारे पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अराउंड जो है, जो ट्यूबुलर पोर्शन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अराउंड, उस उधर का क्या मिलता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मिलती है। सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर फाउंड अराउंड द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, while the tubular portion of the juxtamedullary nephrons is supplied by specialized capillaries called vasa recta, ठीक है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होंगी वो कहाँ पे मिलेगी, वो हमें मिलेगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के पास, ठीक है, ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है उनके पास हमें कौन सी कैपिलरीज मिलेंगी, उनके पास हमें वासा रेक्टा मिलेगी, स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज जिनको हम लोग बोलते हैं। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन सप्लाइड किससे होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज से, जिसे हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं, while the पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर फाउंड अराउंड द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब ये जो कैपिलरीज है ये स्ट्रेट ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, बेस्ड
द नेम वासा रेक्टा। जब मैं वासा रेक्टा की बात कर रही हूँ तो ये जो कैपिलरीज है, ये कैसी कैपिलरीज है? वासा रेक्टा एक स्ट्रेट ब्लड वेसल है, ठीक है। वासा रेक्टा कहाँ से अराइज होती है? इफरेंट आर्टीरियल से ऑफ द जक्स्टा मेडुलरी। कहाँ से अराइज होती है? जक्स्टा मेडुलरी के इफरेंट आर्टीरियल से। वासा रेक्टा कहाँ से अराइज होती है? जक्स्टा मेडुलरी के इफरेंट आर्टीरियल से, ठीक है। अब वासा रेक्टा जो होता है वो क्या करेगा? रन करेगा पैरेलल टू द रीनल टिब्यूल इन द मेडुला एंड असेंड अप टुवर्ड्स द कोर्टेक्स। कोर्टेक्स तक असेंड कर जाएगा। तो सीधी सी बात, दोबारा से पैराग्राफ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ पे मिलता है? ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द कोर्टेक्स ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स तक। ट्यूबुलर पोर्शन अगर मैं बात करूँ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। फिर जो कैपिलरीज है वो कैसी होती है? वासा रेक्टा स्ट्रेट ब्लड वेसल्स होती है। फिर वासा रेक्टा जो होंगी वो क्या करेंगी? डायरेक्टली कहाँ से आएंगी? इफरेंट आर्टीरियल से आएंगी। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने बताया कि पैरेलल रन करेगी रीनल टिब्यूल में, मेडुला में एंड असेंड कहाँ कर जाएगी? कोर्टेक्स तक। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो ये होती है हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा किस में ड्रेन होती हैं? इनटू द वीनस सिस्टम। ये होगी मेरे पास वासा रेक्टा, ये होगी मेरे पास पेरी। तो वीनस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। वीनस सिस्टम में क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा जो है ये वीनस सिस्टम के अंदर ड्रेन करता है, यानी कि ये हमारी होगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये हमारा होगा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये दोनों मिलकर ड्रेन करती हैं वीनस सिस्टम में, ठीक है। फिर उसके बाद वीनस सिस्टम स्टार्ट करता है पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स के साथ और कंटिन्यू किसकी तरह करता है? इंटरलोब्यूलर वेन्यूल्स। स्टार्टिंग करता है पेरिट्यूबुलर वेन्यूल से, कंटिन्यू करता है इंटरलोब्यूलर वेन्यूल से। इंटरलोब्यूलर वेन्यूल्स के बाद मतलब क्या आएगा? वेन्स आ जाएंगी। कौन कौन सी? इंटरलोबार वेन्स आ जाएंगी। फिर वही सेगमेंटल वेन्स, आर्कुएट वेन्स, फिर रीनल वेन। ये जो मैं आपको ऑलरेडी आर्टरीज में बता चुकी हूँ ना, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, ये वेन्स के चीज़ों में भी होगा, वेन्स के भी केस में होगा। अब रीनल वेन्स जो होंगी ये किडनी को लीव कर देगी थ्रू द हाइलस। हाइलस से रीनल वेन किडनी को लीव कर रही है। याद है आपको मैंने जब आर्टरी पढ़ाई थी, रीनल आर्टरी, तो मैंने क्या बताया था कि रीनल आर्टरी हाइलस के थ्रू एंटर कर रही है। तो रीनल वेन जो है ये हाइलस के थ्रू एग्जिट कर रही है, लीव कर रही है और इन्फीरियर वीना कावा को ज्वाइन कर रही है। रीनल वेन्स जो है इन्फीरियर वीना कावा को ज्वाइन कर रही है। अब मेजरमेंट ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो इन टू किडनी इज मेजर्ड बाय यूजिंग प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ पैरा। मतलब ये आपको ना वो दे रखा है कि हम लोग कैसे ब्लड फ्लो किडनी तक जो ब्लड फ्लो है ना वो कैसे मेजर करेंगे। इस चीज़ को इस्तेमाल करके प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ पैरा अमीनो प्यूरिक एसिड, इसका इस्तेमाल करके हम लोग रीनल ब्लड फ्लो किडनी तक मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो। सो रीनल ब्लड फ्लो इज रेगुलेटेड मेनली बाय ऑटो रेगुलेशन मतलब सेल्फ रेगुलेशन होगी। यहाँ पे नर्व जो होंगी वो कैसी होंगी? इनर्वेटिंग। द नर्व्स इनर्वेटिंग रीनल ब्लड वेसल्स डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। वो नर्व जो कि रीनल ब्लड वेसल्स को इनर्वेट करेंगी उनके पास सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं ये मैं देखो ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले एब्डोमिनल अयोटा, फिर रीनल आर्टरी, फिर सेगमेंटल आर्टरी, फिर इंटरलोबार, फिर आर्कुएट, फिर इंटरलोब्यूलर, फिर एफरेंट, फिर उसके बाद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आ जाएंगी, फिर इफरेंट आ जाएगी, फिर वासा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आ जाएंगी, फिर पेरिट्यूबुलर वेन्यूल आ जाएगा, फिर उसके बाद इंटरलोब्यूलर वेन आ जाएगी, फिर आर्कुएट वेन आ जाएगी, फिर इंटरलोबार वेन आ जाएगी, फिर सेगमेंटल वेन आ जाएगी, फिर रीनल वेन आ जाएगी और फाइनली इन्फीरियर वेना कावा आ जाएगी। ये मैंने आपको अभी सीक्वेंस पूरा का पूरा पढ़ा दिया जो आपको इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? ऑटो रेगुलेशन पढ़ा रही हूँ। ऑटो रेगुलेशन देखो, ऑटो रेगुलेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू रेगुलेट इट्स ओन ब्लड फ्लो। मतलब एक ऑर्गन की खुद की अंदर की एबिलिटी है कि वो ब्लड के फ्लो को क्या कर दे? रेगुलेट करते। ऑटो रेगुलेशन किस में प्रेजेंट होती है? कुछ वाइटल ऑर्गन में बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये ऑटो रेगुलेशन शो करेंगे। ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक एबिलिटी, किसी अंदर की एबिलिटी ऑर्गन की कि वो रेगुलेट कर सके ब्लड फ्लो को। कौन कौन सा ऑटो रेगुलेशन शो करता है? किडनी, ब्रेन और हार्ट, ठीक है, हमारा हार्ट, किडनी और ब्रेन। इट इज हाईली सिग्निफिकेंट एंड मोर
एफिशिएंट इन किडनीज में सबसे ज़्यादा जो है ऑटो रेगुलेशन हमारा किडनी के अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ऑटो रेगुलेशन वैसे हार्ट में होता है, ब्रेन में होता है, किडनी में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किडनी में एफिशिएंट होता है। ऑटो रेगुलेशन मतलब इंट्रिंसिक एबिलिटी किसी ऑर्गन की, ताकि वो क्या करे, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर सके। अब हम बात करते हैं रीनल ऑटो रेगुलेशन क्या होता है। अब रीनल ऑटो रेगुलेशन, रीनल वर्ड जो किडनी के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR को मेंटेन कर सके। अब ब्लड फ्लो to kidneys remain normal even when the mean arterial blood pressure vary। मान लो जब आपका आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी वेरी करेगा तो आपका जो ब्लड फ्लो होगा ना किडनी तक वो नॉर्मल रहेगा। चाहे आपका ब्लड प्रेशर वेरी करे लेकिन ब्लड फ्लो किडनी तक नॉर्मल ही रहेगा। ब्लड प्रेशर का कोई इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रखा है, वाइडली बिटवीन 60 mmHg एंड कितने के बीच में होगा, एक तो 60 mmHg और एक 180 mmHg के बीच में हमारा ब्लड फ्लो जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। चाहे आपका आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाए, इवन जो होगा आर्टेरियल ब्लड मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी वेरी कर जाएगा। अब दिस हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल GFR। इसने क्या किया, GFR को नॉर्मली क्या कर दिया, मेंटेन करने में हेल्प किया। अब दो मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व है रीनल ऑटो रेगुलेशन में, एक है मायोजेनिक रिस्पॉन्स, एक है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। अब मायोजेनिक रिस्पॉन्स क्या होता है और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक क्या होता है। मायोजेनिक रिस्पॉन्स क्या होता है, जब भी कोई ब्लड फ्लो किडनी के अंदर मान लो होता है, किडनी तक हमारा ब्लड फ्लो होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, इलास्टिक बॉल जो होगी एफरेंट आर्टेरियोल की वो स्ट्रेच कर जाएगी। मान लो मैंने किडनी तक ब्लड फ्लो पहुंचाया, अब मेरा ब्लड फ्लो किडनी तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि स्ट्रेच होगी हमारी इलास्टिक वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल। देखो एफरेंट आर्टेरियोल यही ब्लड फ्लो लेके आती है, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग टू द वेसल वॉल इंक्रीजेस, अगर मान लो हमारी जो स्ट्रेचिंग है जिसने इलास्टिक वॉल को इंक्रीज कर दिया, तो फ्लो जो होगा कैल्शियम आयन का वो क्या हो जाएगा, फ्लो जो होगा कैल्शियम आयन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल्स, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाहर से जो फ्लो होगा कैल्शियम आयंस का वो सेल में आ जाएगा जब इलास्टिक वॉल की स्ट्रेचिंग होगी। मतलब पहले हमारा ब्लड फ्लो बढ़ा तो क्या हुआ, इलास्टिक वॉल की स्ट्रेचिंग हुई तो क्या हुआ, कैल्शियम आयन बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर आ गए हैं सेल्स के अंदर। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन हुआ लीडिंग टू द स्मूथ मसल की क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी एफरेंट आर्टेरियोल में, विच कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, ताकि ब्लड फ्लो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। कॉन्स्ट्रिक्शन होनी ज़रूरी है ताकि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए। यही है मायोजेनिक मतलब ही क्या होता है कि ये मसल से रिलेटेड है। मसल से रिलेटेड मतलब क्या हुआ, पहले ब्लड फ्लो बढ़ रहा था किडनीज तक, तो स्ट्रेच हुई इलास्टिक बोल ने क्या किया, कैल्शियम आयन को अंदर लेके आया ECF से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल्स में लेके आया। अब कैल्शियम आयन अंदर आए तो क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन होनी ज़रूरी हो गई। क्या हुआ, हमारी कॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो इलास्टिक वॉल जो होगा वो क्या कर जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी उसकी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। अब मैक्यूलर डेंसा मतलब हमारे नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। तो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक में मैक्यूलर डेंसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्यूलर डेंसा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना, ठीक है। अब मैक्यूलर डेंसा क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक में। अब ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक में इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है, ये ब्लड फ्लो को और GFR को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो और GFR को। आपको ये याद रखना है कि मैक्यूलर डेंसा ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि ये कंट्रोल करता है किसको, GFR को, और किसको कंट्रोल करता है, हमारे एक तो GFR को कंट्रोल करता है एंड ब्लड फ्लो को, रीनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ रीनल सर्कुलेशन। सो रीनल सर्कुलेशन के पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि कोप अप करेंगे फंक्शंस ऑफ द किडनी के साथ। अब क्या है, जो स्पेशल फीचर्स है वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो डायरेक्टली कहाँ से आती है, अयोटा से, इसीलिए प्रेशर हाई होगा अयोटा में तो हाई ब्लड फ्लो। अगर अयोटा में प्रेशर हाई हुआ तो ब्लड फ्लो जो होगा किडनीज तक ज़्यादा होगा। बोथ द किडनीज रिसीव अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। मतलब ये ऑलरेडी मैं आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ, 26% कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
फिर क्या है, किडनीज जो होती है सेकंड ऑर्गन है कि वो मैक्सिमम ब्लड फ्लो, ये भी बता चुकी हूँ। फर्स्ट ऑर्गन है बीइंग द लिवर विच रिसीव 1500 ml पर मिनट। जो फर्स्ट अगर मान लो लिवर होगा तो फर्स्ट ऑर्गन होगा बीइंग द लिवर, जो कि क्या है 1500 ml पर लीटर ले रहा है, 30% कार्डियक आउटपुट है। फिर उसके बाद ये भी बता दिया, वाइल अमाउंट ऑफ ब्लड विच फ्लोज इन किडनीज has to pass through the glomerular capillaries before entering the various system. Because of this, blood is completely filled in the renal glomerulus. ये भी बताया था यार, ये सब कुछ ना मैं ऑलरेडी आप लोगों को ना बता चुकी हूँ कि रीनल सर्कुलेशन पोर्टल सिस्टम बनाता है। फिर उसके बाद दो कैपिलरी सिस्टम से बनता है, ग्लोमेरुलर होगी, पेरिट्यूबुलर होगी। और नेक्स्ट कौन सा है, रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास हाई प्रेशर बेड बनाता है, इतने mmHg से लेके इतने mmHg तक, 60 से 70 तक। फिर इट इज़ द मच ग्रेटर देन द कैपिलरी प्रेशर एल्सवेयर इन द बॉडी। कैपिलरी प्रेशर से ज़्यादा होगा ये वो, ये सब ना आप ना वैसे ना पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ, यही स्पेशल फीचर्स है। और इसी के साथ हमारा जो है रीनल सर्कुलेशन चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन गो एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को और नेक्स्ट वीडियो कौन कौन से देखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।